हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी क्लासेस डेली तो चल ही रही है, उसके साथ साथ आप रिवाइज भी कर रहे होंगे। जो भी क्लासेस अपलोड की जा रही है उस पे आपका प्यार बहुत अच्छे से मिल रहा है और उसी पॉजिटिविटी से हम आगे कंटिन्यू इस क्लास को करते जा रहे हैं। इसमें हमने 2 लेक्चर अभी तक कंप्लीट किया है, जिसमें हमने बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल साइंस और उसके अप्रोचेस ऑफ सॉइल साइंस के बारे में बात किया है। आज हम जब वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं या जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप इन द सेंस कि हमें थोड़ा सा पता हो जानी चाहिए कि कल हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो अगर हम बात करें कल की क्लास के बारे में, तो कल हमने देखा था कि हमने बेसिक ऑफ सॉइल साइंस पता कर लिया था, जिसमें हमने आपको बताया कि जो सोलम है, मतलब सॉइल जो है वो लैटिन भाषा सोलम से लिया गया है। और सोलम का मतलब क्या होता है? तो टॉप लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, या फिर हम कह सकते हैं इसको फ्लोर या फिर ग्राउंड। ये कल हमारी बात हो चुकी है, तो हम एक बार रिवाइज करा रहे हैं विद इन अ 5 मिनट। अब हम बात करें कि दूसरा हमने बात किया था कि जो सॉइल होता है ना, ये एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, नेचुरल बॉडी होता है, जो किससे मिलकर बना होता है? ऑर्गेनिक मैटर प्लस में मिनरल से मिलकर बना होता है। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ये तो हम कंपोजिशन ऑफ अर्थ में समझेंगे कि अर्थ का कंपोजिशन क्या है। या फिर अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए बात करें तो अर्थ का जो कंपोजिशन होता है, जो अर्थ होता है, उसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। और इस कंपोजिशन के सॉइल को हम 2 भागों में बांट दिया। एक तो हम कह देते हैं इसे सॉलिड, एक हम कह देते हैं पोर स्पेस। ये डिटेल से हम पढ़ेंगे जब कंपोजिशन ऑफ अर्थ पढ़ेंगे। उसके बाद पूरे स्पेस में भी 25% वाटर होता है और 25% एयर होता है। यहाँ देखेंगे तो 25% ऑर्गेनिक मैटर और उसके साथ, अच्छा, 25% मिनरल्स होता है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं। 25% हमारा, 45% मिनरल्स होता है और हमारे पास 5% क्या होता है? तो ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, इसके बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे। तो हमने देखा कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है जो ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल से मिलकर बना हुआ है। मिनरल्स जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, इस ऑर्गेनिक मैटर को बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? डिकम्पोज करता है, ह्यूमस बनाता है। और फिर यही ह्यूमस जो होता है नाइट्रोजन या फिर जो भी फास्फोरस या कि हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट का सोर्स बन जाता है। फिर हमने मिनरल्स की बात करें तो मिनरल जो होता है वो एलिमेंट का मिक्सचर होता है। ये हम रॉक्स जब साइकिल पढ़ेंगे उसमें समझेंगे। तो ये मिनरल्स क्या हो गया? मिनरल्स हमारा हो गया एलिमेंट का मिक्सचर। हमने ये भी बात किया था कि डिफरेंट साइंटिस्टों ने, डिफरेंट तरह के साइंटिस्टों ने डिफरेंट डिफरेंट अपना परिभाषित किया मृदा के बारे में। किसी ने बताया, जब इसमें हमने बात किया तो क्या बात किया कि विटिनी ने बताया, विटिनी नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने कहा कि सॉइल जो है एक न्यूट्रिएंट बीन है, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है और प्लांट उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है वहाँ से और अपना एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चालू करता है, वहाँ से हमें प्रोडक्शन देता है। ये विटिनी ने बताया। इसी के साथ साथ डेकूचेर साहब, जिसे हम फादर ऑफ सॉइल साइंस कहते हैं, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारे पास दूसरा साइंटिस्ट कौन हो जाता है? तो हमारे पास जेनी और जोफे हो जाता है। डेकूचेर साहब ने कहा कि जो मिट्टी है वो नेचुरल सब्सटेंस है या न्यूट्रल, हमारे पास कह सकते हैं कि नेचुरल बॉडी है जो ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स के कंपोजिशन से बना है। ये किसने कहा? डेकूचेर साहब ने कहा। फिर जेनी साहब ने आया। जेनी साहब ने क्या कहा, यानी कि जेनी साइंटिस्ट ने कहा 1936 में कि जो मिट्टी है वो ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल से तो बना ही है, लेकिन हॉरिजेंटली है, यानी कि वो बहुत सारा हॉरिजन लेयर बना के बनी हुई है। हॉरिजन क्या होता है? अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप परेशान ना हो, ये हॉरिजन आपको दूर हो जाएगा। फिर लास्ट में जोफे साहब ने आया। जोफे साहब ने कहा क्या कि जो मिट्टी होता है वो ऑर्गेनिक मैटर नहीं बल्कि मिनरल्स ऑन रॉक्स के वेदरिंग से होता है। यानी कि हमारे पास जो खनिज है और जो हमारे पास चट्टाने हैं उसके टूटने से क्या बन रहा है? मिट्टी बन रहा है। इस तरह से क्या बता, किन्होंने बताया? जोफे साहब ने बताया। तो ये जो कुछ साइंटिस्ट का हमने नाम बोला ना, ये साइंटिस्ट का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम किन किन टॉपिक पे बात करेंगे, सबसे पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं कि पूरे सेशन के दौरान हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आज हम किस करेंगे, सबसे पहला चीज कि हम जानेंगे फुल फॉर्म ऑफ सॉइल। यहाँ हम टॉपिक लिख लेते हैं कि ताकि हमें बाद में यहाँ से इस टॉपिक
को हम छोड़कर आगे ना बढ़े, एक एक करके समझे, टॉपिक वाइज समझे, ताकि हमें सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। सॉइल कैसा है, नेचर ऑफ सॉइल, नेचर ऑफ सॉइल के बारे में बात करेंगे, उस टर्म के बारे में, सॉइल रिलेटेड टू सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू सॉइल साइंस, इसके बारे में बात करेंगे। पेट्रोलॉजी, दूसरा पेट्रोग्राफी, पेट्रोग्राफी, तीसरा हम बात करेंगे किस पेट्रोजेनेसिस, समय लगता है, यानी कि 1 इंच सॉइल बनने में कितना समय के बारे में, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे। ये सारा डिस्कशन हम इस सेशन के दौरान करने वाले हैं। तो हमने टॉपिक इसलिए लिख दिया कि ताकि हम टॉपिक से बाहर ना जाए और टॉपिक के अंदर ही रह के ये सारी चीजें बातें करें। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम पढ़ाने लग जाते हैं तो आउट ऑफ सिलेबस जाके सारी चीजें एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा टॉपिक छूट जाता है। तो ये सारा टॉपिक हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि ताकि हमें ये डाउट ना हो कि हम इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक एक टॉपिक को आज हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। कल की क्लास में आपने देखा था कि जो भी चीजें कराई गई है वो क्रिस्टल क्लियर है, और आज की क्लास अगर समझनी है वैसे तो समझ में आ जाएगी, लेकिन कल की क्लास आपको देखनी पड़ेगी, तब जाके बेटर समझ में आएगा। बेटर इन द सेंस कि आप रिलेट कर पाओगे इस चीज को कि अच्छा ये चीजें पीछे बताई गई थी, अब ये चीजें यहाँ से है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फुल फॉर्म ऑफ सॉइल के बारे में। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, फुल फॉर्म ऑफ सॉइल, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ चीजें पता भी होनी चाहिए कि ताकि किसी से पूछे, किसी से बातें करे। हर चीज ये नहीं होता है कि सारा क्वेश्चन ही आएगा तो ही पढ़ेंगे, कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हमें नॉलेज रखना चाहिए जो अपने सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग है। देखो सॉइल को अगर हम खंडित करें तो इस तरह से हम लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, SOIL, सॉइल लिख देते हैं। एस का मतलब होता है सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा, आत्मा, ठीक है। ऑफ का मतलब, ओ का मतलब होता है ऑफ का, इन का मतलब होता है इन्फिनाइट, और एल का मतलब क्या होता है, लाइफ। इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत, और लाइफ का मतलब होता है क्या, जीवन। तो अब सॉइल साइंस के बारे में पूछे कि सॉइल क्या कह सकते हैं, सॉइल को हम क्या कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जीवन का अनंत आत्मा है। क्या है, जीवन का अनंत आत्मा, जीवन का अनंत आत्मा, ये कह सकते हैं, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसे हम एक लाइन में लिखे तो सोल ऑफ इन्फिनाइट, इन्फिनाइट लाइफ, ये लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया। तो पहला टॉपिक हमारा समाप्त हुआ, इसीलिए हम टॉपिक लिखना पसंद किए कि ताकि टॉपिक जब लिखा जाएगा तो हमें टॉपिक वाइज समझ में आ जाएगा कि आज हम क्या क्या चीजें बात करने वाले हैं। दूसरा हमारे पास टॉपिक है फादर से रिलेटेड कुछ टॉपिक। हालांकि फादर से रिलेटेड बातें हमने कर ली है जब हम बता रहे थे कि अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग मत दिया अपना सॉइल साइंस के बारे में, सॉइल के बारे में, तो वहां पे हमने जिक्र किया था। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे भी जिक्र कर लेते हैं। तो फादर की बात करें ना तो दो लेवल से, एक इंडिया लेवल की फादर कौन है, और किसके फादर के बारे में, तो फादर ऑफ सॉइल साइंस के बारे में। तो अगर इंडिया लेवल के पूछे या वर्ल्ड लेवल के पूछे तो दोनों में अंतर है जिसे याद रखना है। इंडिया लेवल से आपसे पूछे तो हम कहेंगे JW लीथर साहब को, या लीथर को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस कहते हैं। लेकिन वहीं वर्ल्ड में पूछे तो वर्ल्ड में हम किनको कहते हैं, वर्ल्ड में कहते हैं VV डेकूचेयर साहब को कहते हैं, VV डेकू चेव कह देते, कोई चेव कह देता है, डेकू चेयर भी कह देता है, डेकू चेव साहब को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ सॉइल साइंस कह देते हैं। और इन्हीं को हम कहते हैं ऑल्सो फादर ऑफ पेडोलॉजी। अब आपको समझ में आया होगा पेडोलॉजी क्या है, यानी कि लास्ट में लॉजी है तो सबसे पहले ये किस वर्ड से होगा, ग्रीक वर्ड से। कौन कौन वर्ड मिला इसमें, पेडो, पेडोज का मतलब होता है सॉइल का छोटा सा अंग यानी कि सॉइल, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, सॉइल का स्टडी करना पेडोलॉजी कहलाता है। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, सॉइल का स्टडी किसके रिस्पेक्ट में किया जाएगा, तो ये रिस्पेक्ट किया जाएगा
सॉइल का क्लासिफिकेशन, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन एंड सॉइल का डिस्क्रिप्शन के रिस्पेक्ट में। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सॉइल के हम जब स्टडी करेंगे विथ रिस्पेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन या प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक और ब्रांच हमने बताया था, अप्रोचेज को याद करो। उसके बाद इनको हम कहते हैं ऑल्सो फादर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी, मॉडर्न पेडोलॉजी। ठीक है, तो इन दोनों नाम को आपको क्या करना है? कॉपी में लिख लेना है या फिर याद रख लेना है। तो सॉइल का फुल फॉर्म अगर हम बात करें कि सोल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SOIL, एस का मतलब सोल, ओ का मतलब ऑफ, आई का मतलब इन्फिनाइट, एल का मतलब लाइफ, यानी कि सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ क्या कहलाता है? सॉइल कहलाता है। उसके बाद हमारे पास फादर ऑफ द इंडियन JW लिथर। वर्ल्ड की बात करें तो BB डेकू साहब को कहते हैं। अब सॉइल का हमने रोल भी कल बताया था। तो देखो सॉइल का रोल ये है कि एक तो सपोर्ट करेगा, तो हमने बताया कि सपोर्ट द प्लांट एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा रहा है। क्योंकि सॉइल में ही सारा न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, तो यहाँ से न्यूट्रिएंट अवेलेबल है तो प्लांट को आसानी से प्रोवाइड होगा और उसके साथ साथ सपोर्ट भी मिलेगा। तो हम लिखेंगे क्या? रोल ऑफ सॉइल के बारे में पूछे कि आखिर सॉइल का क्या काम है, तो हम कह सकते हैं कि सपोर्ट द प्लांट एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट, इसी को हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। ठीक है, ये रोल हो गया। अब हम दूसरा टॉपिक समझते हैं, नेचर ऑफ सॉइल। नेचर ऑफ सॉइल का क्या मतलब है, इसका क्या मायने निकाला जा सकता है? तो अब नेचर ऑफ सॉइल के बारे में समझ लेंगे। बस थोड़ी परेशान नहीं होना, बोर्ड थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, लेकिन कोई नहीं, इसको सेटल कर देंगे कल। अब हम बात कर लेते हैं कि नेचर ऑफ सॉइल के बारे में। किसके बारे में? नेचर ऑफ सॉइल। नेचर ऑफ सॉइल एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। नेचर ऑफ सॉइल का मतलब है कि जैसे मान लो कि ये मिट्टी है जिसपे सरफेस है, जिसपे हम क्या करते हैं? प्लांट ग्रोथ करते हैं। तो आपने एक चीज सुना होगा कि प्लांट ग्रोथ के लिए एक मिनिमम डेप्थ भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम डेप्थ भी होना चाहिए। सरफेस हमारा है तो ये लेंथ भी है। क्या है हमारे पास? लेंथ भी है। और उसके साथ साथ ये हमारा क्या है? विड्थ भी है। तो हमारे पास क्या हो गया? यानी कि चौड़ाई, मोटाई और हम कह सकते हैं लंबाई, ये हमारा 3 हो गया। इसलिए हम नेचर ऑफ सॉइल में कहते हैं कि सॉइल क्या है? एक 3D है। 3D का मतलब है कि इसमें 3 डायमेंशन बॉडी है, डायमेंशनल बॉडी है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम लैंड की बात करें, किसकी बात करें? लैंड यानी कि भूमि की बात करें, तो भूमि जब आप देखते हैं तो क्या किसी भी बिल्डिंग बनाने के लिए हमें डेप्थ की जरूरत होती है क्या? बिल्डिंग बनाने के लिए हमें डेप्थ की जरूरत होती है? नहीं होती है। हम बिल्डिंग में क्या देखते हैं? एक लंबाई देखते हैं, एक हम चौड़ाई देख लेते हैं इसका। इसी को हम क्या कह देते हैं? इसी को हम कह देते हैं कि लैंड इज द 2D। 2D का मतलब है कि इसमें सिर्फ हम लंबाई के बारे में बात करते हैं और चौड़ाई के बारे में बात करते हैं, हम इसमें गहराई के बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें लिख लेना है। तो हमने नेचर ऑफ सॉइल में क्या समझा कि नेचर ऑफ सॉइल हमारे पास है कि सॉइल इज द 2D यानी कि 3 डायमेंशनल बॉडी और लैंड इज द 2D डायमेंशनल बॉडी। तो 2 डायमेंशनल बॉडी, डायमेंशनल का मतलब है कि डायमेंशन उसका कैसा है। तो 3D और 2D हमें ये पता होना चाहिए कि 3D और 2D है क्या। अब हमने नेचर ऑफ सॉइल भी देख लिया। अब हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में, कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक जो सॉइल साइंस से रिलेटेड पूछा जाता है और एग्जाम में भी ये आता है। जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहला किसके बारे में? पेट्रोलॉजी के बारे में। पेट्रोलॉजी। अब एक चीज याद रखना, लैंग्वेज इसीलिए स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि पेट्रोलॉजी हमें याद जब रखना है तो पेट्रोलॉजी के बारे में हम क्या याद रख सकते हैं? बताइए। पेट्रोलॉजी के बारे में सबसे पहला अगर लैंग्वेज पूछे कि किस लैंग्वेज से है, किस भाषा से है, तो लास्ट में लॉजी लगा है जी, तो हम क्या लगा देंगे? ग्रीक वर्ड से लगा देंगे, ट्रिक हमारा काम कर जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 खंडों में तोड़ देते हैं। एक हमारे पास है पेट्रो प्लस लॉजी। पेट्रो का मतलब क्या होगा? रॉक्स। क्या होगा?
रॉक्स, लॉजी का मतलब होगा स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहलाएगा? पेट्रोलॉजी कहलाएगा। स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहलाएगा? तो पेट्रोलॉजी कहलाएगा। पेट्रोलॉजी कहलाएगा, स्टडी ऑफ रॉक्स हो गया। स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहला गया? पेट्रोलॉजी कहलाया। अब दूसरा हमारे पास टर्म है क्या? पेट्रोग्राफी। पेट्रोग्राफी, पेट्रोग्राफी के बारे में होता है कि हम इसमें स्टडी करते हैं किसका? सॉइल के ओरिजिन के बारे में। किसके बारे में? सॉइल के ओरिजिन के बारे में हम डिस्कस स्टडी करते हैं। तो पेट्रोग्राफी पूछे तो स्टडी ऑफ सॉइल ओरिजिन। सॉइल ओरिजिन को हम क्या कहते हैं? पेट्रोग्राफी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद पेट्रोजेनेसिस पूछे, तीसरा पेट्रोजेनेसिस के बारे में बात करें तो पेट्रोजेनेसिस क्या होगा? स्टडी ऑफ, यहां पे भी ये तीनों ग्रीक वर्ड से लिया गया, ये याद रखेंगे, ग्रीक वर्ड से लिया गया। अब यहां पे भी दो खंडों में अगर तोड़ते हो तो पेट्रो और जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होगा ओरिजिन, ठीक है। पेट्रो का मतलब होगा रॉक्स, यानी कि रॉक्स के ओरिजिन के बारे में। रॉक्स के ओरिजिन तो हम लिख सकते हैं ओरिजिन ऑफ रॉक्स, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पे एडिट करना क्या है कि पेट्रोग्राफी का मतलब स्टडी ऑफ ओरिजिन नहीं होगा, पेट्रोग्राफी का अलग अलग खंड करके पहले देखते हैं। ग्रीक वर्ड से है तो इसको दो वर्डों में तोड़ दो, पेट्रो प्लस ग्राफी। ग्राफी तो पेट्रो का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा अलग मार्कर यूज कर लेते हैं। पेट्रो का मतलब हो जाएगा रॉक, ग्राफी का मतलब हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन। तो पेट्रोग्राफी आपसे पूछे तो हम क्या लिखेंगे? स्टडी ऑफ रॉक्स डिस्क्रिप्शन। रॉक्स का डिस्क्रिप्शन के बारे में पता लगाना, रॉक्स के बारे में पता लगाना पेट्रोग्राफी हो जाएगा। पेट्रोलॉजी का मतलब है कि रॉक्स के बारे में पढ़ना, सिर्फ रॉक्स के बारे में, उसे हम क्या कह देंगे? पेट्रोलॉजी कह देंगे। पेट्रोजेनेसिस का मतलब होता है कि ओरिजिन ऑफ रॉक्स के बारे में जानना कि वो रॉक्स कहाँ से ओरिजिन हुआ है, इसको हम क्या कह देते हैं? पेट्रोजेनेसिस कह देते हैं। तो तीन टर्म हमें याद रखना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहला टर्म क्या है कि पेट्रोग्राफी क्या, पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रोलॉजी, लास्ट में लॉजी लगा है, ग्रीक वर्ड। पेट्रो को दो खंड में तोड़ दो, एक तो पेट्रो, दूसरा लॉजी। पेट्रो का मतलब हुआ रॉक्स, लॉजी का मतलब हुआ स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहलाएगा? पेट्रोलॉजी कहलाएगा। दूसरा पेट्रोग्राफी, ग्राफी को हम दो खंड में तोड़ देते हैं, एक हमारे पास पेट्रो, दूसरा हमारे पास ग्राफी। तो ये हो जाएगा पेट्रोलॉजी का हो जाएगा, पेट्रोग्राफी का हो जाएगा स्टडी ऑफ रॉक्स का डिस्क्रिप्शन, कितना डिस्क्रिप्शन है उसका। दूसरा पेट्रोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन, क्या होता है? ओरिजिन, सॉइल किसी चीज का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कैसे फॉर्मेशन हुआ है। तो पेट्रो का मतलब होगा रॉक्स, जेनेसिस का मतलब होगा ओरिजिन। तो रॉक्स के ओरिजिन के बारे में समझना कि कौन सा रॉक्स कहाँ से आया है, कैसे उसका ओरिजिन हुआ है, उसे हम क्या कह देंगे? पेट्रोजेनेसिस कह देंगे। तो तीन टर्म आपको कंप्लीट हो गया होगा, क्लियर हुआ होगा। और इस तीन टर्म को लिख भी लेंगे ताकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पूछ दिया जाएगा। स्टडी ऑफ रॉक्स को हम क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ रॉक्स डिस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं? पेट्रोग्राफी कहते हैं। स्टडी ऑफ जेनेसिस, पेट्रोजेनेसिस को क्या कहते हैं? तो हम रॉक्स के ओरिजिन के बारे में जानते हैं, उससे जेनेसिस कह देते हैं। अब एक चीज और याद रखेंगे, तो क्या याद रखेंगे? एक और हमारे पास टर्म है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये हमें पता भी होनी चाहिए। पूछा जाता है कि आप बताइए कि 1 इंच सॉइल बनने में, 1 इंच, 1 इंच सॉइल का फॉर्मेशन होने में कितने समय लगता है? फॉर्मेशन होने में कितने समय लगता है? तो हम कहेंगे 800 से लेकर 1000 ईयर्स। अब यहाँ पे ना बच्चे काफी कंफ्यूज जाते हैं। हम भी जब पढ़ते थे कॉलेज में तो वहां पे ये चीजें एब्जॉर्व करते थे कि यार 1 इंच का मतलब मान लो कि इतना होगा, तो इतना इंच सॉइल बनने में इतना साल लगेगा, तो ये पूरे पृथ्वी का निर्माण होने में कितना समय लगा होगा जी, इस तरह हम समझते हैं।
लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये कह रहा है कि 1 इंच का मतलब ये हुआ कि मान लो कि ये सरफेस है, क्या है? सरफेस है, तो 1 इंच इसकी मोटाई क्या हो जाएगा? 1 इंच का जो मोटाई होगा पूरे सरफेस का डेवलप होने में कितना समय लगेगा? 800 से 1000 साल लगेगा, ना कि 1 इंच बनने में। 1 इंच की मोटाई डेवलप होने में कितना साल लगेगा? तो 800 से लेकर 10,000 साल लग 1000 साल लगता है, 1000 साल। ये याद रखेंगे, 1000 साल के अप्रोक्सीमेटली में रखेगा 1 इंच का सॉइल बनने में। अब कुछ हम रिलेटेड इंस्टीट्यूट के बारे में देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है, और यहाँ हमारा टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। तो अब रिलेटेड इंस्टीट्यूट कौन कौन से है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर सॉइल के बारे में बात करें तो सबसे पहला चीज आता है हमारे पास कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल साइंस कब हम सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ का मतलब होता है कि हम एक, जैसे कि इंटरनेशनल ऑफ मिलेट बनाते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस मनाते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप मनाते हैं। ये हम सेलिब्रेट करते हैं उस ईयर को कि इस साल इस क्रॉप पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा और इसके लिए इस साल को सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसी को कह देते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल। अब सॉइल के बारे में इंटरनेशनल ईयर्स बनाने का मतलब क्या था कि कुछ उसमें पैरामीटर दिया जाता है कि इस साल सॉइल के बारे में हमें ये चीजें ध्यान रखनी होगी और थोड़ा इस पे काम करना होगा। तो ये पूछा जाता है, सिर्फ आपसे पूछ दिया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल साइंस कब सेलिब्रेट करते हैं, तो हम बताएंगे 2015 को सेलिब्रेट करते हैं। सॉइल साइंस के बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहला याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात हम क्या याद रखेंगे? दूसरा याद रखेंगे 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? तो हम मनाते हैं इंटरनेशनल सॉइल डे या वर्ल्ड सॉइल डे कहते हैं। वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि विश्व मृदा दिवस। मृदा दिवस कब सेलिब्रेट करेंगे? तो 5 दिसंबर को सेलिब्रेट। अच्छा, जब आज क्लास चली रही है तो थोड़ा सा एक और बता दीजिए, 23 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो 23 दिसंबर को हम सेलिब्रेट क्या करते हैं? आज का दिन है और एग्रीकल्चर स्टूडेंट को ये दिन पता होनी चाहिए। तो इस दिन को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं एग्रीकल्चर फार्मर्स डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं? एग्रीकल्चर फार्मर्स डे। इसी को हम कह देते हैं किसान दिवस। किसान दिवस। और किनके जन्म पे करते हैं, मतलब किनके जन्म के दिन पे हम ये सेलिब्रेट करते हैं? तो चौधरी चरण सिंह। क्या लिखेंगे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के नाम पे, मतलब जन्म के दिन पे हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? एग्रीकल्चर फार्मर, जिसे हम किसान दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर फार्मर से, जिसे हम किसान दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। और चौधरी चरण सिंह कौन थे? तो 5th प्राइम मिनिस्टर थे। 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। बस ये तो हमारी इतनी एग्रीकल्चर में पूछा नहीं जाएगा कि कौन सी प्राइम मिनिस्टर थी, कितने नंबर के, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि किसान दिवस हम किनके जन्मदिन पे सेलिब्रेट करते हैं। जब यहाँ पे डेट चल ही रहा है तो एक और डेट हम सेलिब्रेट करवा लेते हैं और याद कर लेते हैं। बताओ 3 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो 3 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एजुकेशन डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं? एग्रीकल्चर एजुकेशन डे। और ये किसके किनके नाम पे करते हैं, किनके जन्मदिन के दिन पे करते हैं? तो ये हम करते हैं चौधरी चरण सिंह कह रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये हम याद रखेंगे। चौधरी चरण सिंह के डेट पे हम क्या बॉर्न डेट पे क्या सेलिब्रेट करते हैं, जन्मदिन पे? तो एग्रीकल्चर फार्मर्स डे, जिसे हम किसान दिवस भी कहते हैं। हम दूसरा चीज क्या याद रखते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर थे, 5th प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद 3 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 3 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल नहीं, एग्रीकल्चर एजुकेशन डे। किनके जन्म पे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इतनी कॉमन सी बातें तो आपको पता ही होगा, नहीं भी होगा तो आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंसान को पता होनी चाहिए। अब ऐसा मत कह देना कि सर एग्रीकल्चर में तो ये चीजें होती ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीजें हैं जो हमारी नॉलेज बताती है कि हम कितना उस चीज के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं, जानते हैं। अभी मत कह देना कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में पता करना क्या जरूरत है, ये तो हमारे क्लास की बातें नहीं है या एग्रीकल्चर की, तो ऐसा नहीं होता है, कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अब हम 5 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 2015 को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिक बेसिक टॉपिक हमने थोड़ी, चलिए तो यहाँ तक हो गया। अब हम समझ लेते हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। अब देखो, अर्थ क्रस्ट समझने से पहले ना हमें एक बात याद रखना कि ये हमारा अर्थ है। सपोज डेट ये हमारा क्या है? अर्थ है। इसमें मिला दो, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अभी तक हमने जो भी बात किया इंट्रोडक्शन में, ये यहाँ तक हमने बात किया, यहाँ तक बात किया। आपको हमने क्या बताया था? आपको हमने ये बताया कि अर्थ क्रस्ट जो होता है, मान लो क्रस्ट अगर आप नहीं भी समझते हो, तो यहाँ तक हमारे पास अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है, ये है। उसके बाद इसके ऊपर का हमारे पास 15 से कितना, 15 या फिर हम कह सकते हैं 0 से 15 सेंटीमीटर, 15 तो नहीं, हम 0 से 30 सेंटीमीटर कहेंगे, क्या है? सरफेस है। सरफेस नहीं, हमारे पास क्या है? सॉइल है। इसी को हम क्या कह देते हैं? सॉइल कहते हैं, मृदा कहते हैं। अब इसमें भी ना दो प्रकार होगा, जैसे कि एक तो ये वाला ऊपर वाली भाग जिसपे सच में खेती होती है, जो सच में एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है, उसे हम कह देते हैं सरफेस। और इस सरफेस को हम कितना रखते हैं? तो 0 से 15 सेंटीमीटर इतना ही रखते हैं। एक होता है सब सरफेस, सब सरफेस, और सब सरफेस को हम कितना रखते हैं? 15 से 30, और 30 से नीचे जितना चले जाओ, ये हमारा सब सरफेस हो जाएगा। अब जो इस वाले पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। देखो, सारा एग्रीकल्चर हमारा जो भी क्रॉप प्रोडक्शन होता है यहीं से होता है। 30 सेंटीमीटर तक ही सारा क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी एक्टिविटी होता है यहीं होता है, जो ऊपर है। तो इस ऊपर वाले भाग को तो हमने थोड़ा बहुत समझ लिया, बाकी बात जब हम क्लास में कंटिन्यू करेंगे तो ये चीजें समझेंगे ही समझेंगे। लेकिन हमें ना इस वाले पार्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो अर्थ है नीचे, ये कितने भागों में बटा हुआ है और इसका क्या क्या कंपोजिशन है, इसमें क्या क्या अवेलेबल है, किसके कितने पार्ट होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब याद रखना कि हम यहाँ ना दो चीजें पढ़ते हैं। टॉपिक पहले लिख देता हूँ। एक तो हमारे पास इंटीरियर पार्ट, एक हमारे पास होता है एक्सटीरियर पार्ट। एक्सटीरियर का मतलब होगा क्या? बाहरी भाग। इंटीरियर का मतलब होगा क्या? आंतरिक भाग। आंतरिक और ये बाहरी। अब देखना, ये जो सरफेस है, इसके बाहरी चारों तरफ अगर हम बात करें, चारों तरफ इस तरह से चारों तरफ, तो इसको हम कह देते हैं क्या? एटमॉस्फेयर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एटमॉस्फेयर कह देते हैं। एटमॉस्फेयर कह देते हैं इसको। याद रखेंगे इस वाले लेयर को, इसको हम क्या कह देंगे? एटमॉस्फेयर कह देंगे। हिंदी में कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल, ठीक है। अब देखना, जो सॉलिड वाला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, अर्थ क्रस्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, ये अर्थ के बारे में जो पढ़ने वाले हैं, इस सॉलिड वाले भाग को हम क्या कह देंगे? लिथोस्फीयर कह देंगे। और ये स्टार्टिंग में भी थोड़ी बहुत शायद बताया था मैंने, लिथोस्फीयर कह देंगे। लिथोस का मतलब होता है सॉलिड, स्फीयर का मतलब होता है रीजन, यानी कि सॉलिड वाले रीजन को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। वही एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर का मतलब हुआ, एटमोस का मतलब हो गया हमारा क्या? एटमोस का मतलब हो गया, हम कह सकते हैं गैसियस पार्ट या गैसेस। स्फीयर का मतलब हो गया रीजन, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि फिजिकल मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंडिंग दी अर्थ सरफेस। अर्थ का सरफेस के चारों तरफ है, तो इसे हमने एटमॉस्फेयर कह दिया। गौर से इस फिगर को समझना है आपको। लिथोस्फीयर का मतलब होता है कि ऑल सॉलिड पोर्शन लिथोस्फीयर कहलाएगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखेंगे कि कुछ भाग पे क्या होगा? कुछ भाग पे वाटर भी अवेलेबल होगा। कितने भाग पे? तो कुछ भाग पे वाटर भी अवेलेबल होगा। तो जहां पे वाटर अवेलेबल होता है, ऐसा माना जाता है कि अर्थ का 71% जो भाग है
उसमें क्या है, जल है, उसमें क्या है, तो जल है। तो इस जहां पे जल वाला पार्ट होगा ना, इस वाले पार्ट को हम क्या कह देंगे, हाइड्रोस्फीयर कह देंगे। क्या कह देंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइड्रोस्फीयर कह देंगे। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर को भी दो भागों में तोड़ देते हैं, हाइड्रो और स्फीयर। हाइड्रोस का मतलब क्या हुआ, वाटर, स्फीयर का मतलब क्या हुआ, रीजन। अब इस तरह से हम पढ़ते हैं, इसके बारे में सारे कंट्रोल यहीं से रहता है। जैसे जैसे यहाँ पे देखो, हमने क्या बात किया, हमने बात किया कि जो अर्थ है उसके सरफेस के बारे में तो हमें पढ़ना ही है, सारा एक्टिविटी सारा प्रोडक्शन यहीं से होगा, इसके बारे में तो पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, इसमें कहीं ना कहीं एटमोस्फेयर भी जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है, इसका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, हम लोग को जीवित रहने के लिए। अब एक चीज और मिलाना कि एक इंटीरियर पार्ट होता है, एक एक्सटर्नली पार्ट होता है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी वाला भाग, तो एक्सटीरियर कह देते हैं, इंटीरियर कह देते हैं। तो एक्सटीरियर पार्ट और इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर का मतलब होगा कि इस अर्थ के बाहर के जो भी स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे वो एक्सटीरियर पार्ट हो जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल पार्ट हो जाएगा। जैसे हाइड्रोस्फीयर, जैसे एटमोस्फियर, जैसे हमारे पास हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फियर, ये सब कैसा हो गया, एक्सटर्नल पार्ट हो गया। कैसा हो गया, एक्सटर्नल पार्ट हो गया। उसमें हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, बाहरी वाले भाग को, तो ये से हम कह देते हैं क्या, कि ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया, एक्सटर्नल पार्ट हो गया। अब इसके बीच में एक और स्फीयर आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कि सर आपने कहा कि ये सॉलिड वाला पार्ट को तो हम लिथोस्फीयर कह देंगे, आसपास जो गैस अवेलेबल है उसे एटमोस्फीयर कह देंगे, यहाँ पे वाटर अवेलेबल है इसको हाइड्रोस्फीयर कह देंगे। तो सर इस वाले पार्ट को सरफेस के अलावा क्या दूसरा चीज नहीं कह सकते हैं। तो क्या सर यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन ही सिर्फ होता है, नहीं, यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग रहते भी तो है। तो हम लोग को कौन काउंट करेगा भाई, कौन ये गिनती करेगा हम लोग को। तो काउंट करने के लिए हम इसे क्या कह देते हैं, बायोस्फीयर। हम लोग अपना भी नाम दे देते हैं, तो बायोस्फीयर नाम देते हैं। अब इसको दो खंड तोड़ो, बायो प्लस स्फीयर। बायो का मतलब होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो चल सकता है फिर सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्फीयर का मतलब होगा रीजन, कि ऐसा जगह जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्ट है, उसको हम क्या कह देंगे, बायोस्फीयर कह देंगे। तो अगर आपसे पूछे कि एक्सटीरियर पार्ट के बारे में बताओ अर्थ का, तो आप क्या बताओगे, कि लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सारा बाहर की पार्ट है। अब इसके अंदर के बारे में बात करेंगे। अंदर हमारे पास, जैसे ही ऊपर वाले भाग को हम क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट के ऊपर वाले भाग पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है। दूसरे वाले भाग को हम मेंटल कहते हैं, और तीसरे वाले भाग, मेंटल वो पागल वाला मेंटल नहीं, ये मेंटल एक पार्ट है बीच का। तीसरे वाले भाग को हम कोर कहते हैं। कोर भी हमारा दो भागों में बढ़ता है, एक होता है इनर कोर, एक होता है हमारे पास आउटर कोर। इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये हमारा इंटीरियर पार्ट हो गया, ये एक्सटर्नली पार्ट हो गया। ठीक है, तो कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो इंटीरियर पार्ट को सारा समझेंगे, फिर एक्सटर्नल पार्ट को सारे समझेंगे, एक एक करके हम सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये सर्कल किस तरह से चलता है। फिर जब ये इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट समाप्त हो जाएगा ना, तब हम रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, कि रॉक्स का निर्माण कैसे होता है, रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसी रॉक्स से हम क्या बनाएंगे, चट्टान से क्या बनाएंगे, उसी रॉक्स से हम मिट्टी बनाएंगे, और वही मिट्टी फॉर्मेशन होगा, बढ़िया से बन जाएगा, तो उस पर हम क्रॉप प्रोडक्शन कर लेंगे। तो ये चीजें सॉइल साइंस में कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो इस तरह से हमें ये पढ़ना भी होगा कि आखिर हमारे पास ये एटमोस्फियर, ये हाइड्रोस्फियर, ये लिथोस्फियर, ये हमारे पास बायोस्फीयर क्या चीज है, ये क्या समझने वाली चीजें है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, कल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी हमने आपको क्या क्या बता दिया वो एक बार जिक्र कर लेते हैं, कि हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल थोड़ा सा पहले बात कर ली थी। उसके बाद हम कल की क्लास में क्या देखा था, कि अप्रोचेज ऑफ सॉइल साइंस, दो अप्रोच होता है, पैडोलॉजी, इडेफोलॉजी। अब आपको बताना है इडेफोलॉजी का मतलब क्या है, क्योंकि हमने बीच में क्वेश्चन पूछा भी था आपसे। उसके बाद हमने ये भी चीजें आज की क्लास में बात कर ली, कि एक तो हम ये देख लिए कि सॉइल का नेचर क्या है। तो हमने बताया कि 3D होता है, और एक लैंड जो होता है, भूमि जो होता है, वो 2D होता है। फिर हमने बात किया कि हमारे पास इंपोर्टेंट साइंटिस्ट का नाम। फिर कल की क्लास में हमने ये भी देखा था कि अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग सॉइल के बारे में अपना मत दिया। फिर आज हमने यहाँ और बात कर लिया कि रिलेटेड इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर ली।
फिर उससे हम रिलेटेड डेट्स के बारे में बात कर ली, फादर्स के बारे में बात कर ली, कुछ एग्रीकल्चर टर्म जैसे कि पेट्रोलॉजी, पेट्रोजेनेसिस, पेट्रोग्राफी के बारे में बात कर ली। यानी कि बेसिक हमारा क्या हुआ, अब समाप्त हुआ। अब जो हम पढ़ेंगे ना, ये इंटीरियर पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट, ये सारा हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और बेसिक भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ पेट्रियोलॉजी क्या होता है, पेट्रोग्राफी क्या होता है, पेट्रोजेनेसिस क्या होता है। तो हमें वो टर्मोलॉजी समझ में आनी चाहिए, वो टर्म हमें समझ में आनी चाहिए, तभी जाकर हम क्या कर पाएंगे, वो क्वेश्चन बना पाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कल हम स्टार्ट क्या करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे इंटीरियर पार्ट, फिर हम बाद में स्टार्ट कर लेंगे क्या, एक्सटर्नल पार्ट। तो इंटीरियर पहले देख लेंगे कि इस अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं। देखो, नॉलेज के साथ साथ हमें एग्जाम भी क्वालिफाई करना है। तो एग्जाम हमारे पास क्वालिफाई के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रस्ट का डेंसिटी, मेंटल का डेंसिटी, कोर का डेंसिटी। ये सारी चीजें हम कल की बात क्लास में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको सारी चीज समझ में आया होगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।